हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रिया टॉपिक है, उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों भू आकृति क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। भू आकृति, भू आकृतिक, भू यानी भूमि, आकृति का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के स्थल रूप, जैसे पहाड़ है, मैदान है, घाटियां हैं। ये सब क्या है? आकृति के जो प्रतिरूप है उनके रूप में जाने, प्रतिरूप के रूप में जाने जाते हैं। तो यदि हम शॉर्ट रूप में यदि भू आकृति की परिभाषा देखते हैं तो धरातल के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? भू आकृति प्रतिरूप या प्रक्रिया। धरातल के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल प्रतिरूप जैसे पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, नदी घाटियां, ठीक है, नदी घाटियां, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है? मरुस्थल है, ये सब किसके उदाहरण है? भू आकृतिक प्रक्रिया या प्रतिरूप के ही उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ये भू आकृतिक प्रतिरूप थे, अब भू आकृतिक प्रक्रियाएं देखते हैं। धरातल के पदार्थों पर अंतजनित बल और बहिर्जनित जो बल होते हैं वो क्या होते हैं? और इन बलों के भौतिक दबाव या रासायनिक क्रियाओं के ऊपर जो परिवर्तन आया है उसी को भू आकृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब अंतजनित बल, जनित बल, तो परिभाषा है धरातल के आंतरिक भाग में, धरातल के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बलों को अंतजनित बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वापस सुन लेना। धरातल के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतजनित बल। जैसे भूकंप, क्या है? भूकंप, जैसे ज्वालामुखी, ये सब कौन से? अंतजनित बल। अब भूकंप पूछ ले क्या है, तो धरातल के आंतरिक भाग में, धरातल के आंतरिक भाग में कंपन के कारण होने वाली हलचल को भूकंप कहते हैं, कहते हैं। देखो भूकंप की जो परिभाषा पूछ ले बच्चों, भूकंप क्या है, तो सीधा से याद रखना, धरातल के आंतरिक भाग में कंपन के कारण होने वाली हलचल को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। और दूसरी अंतजनित बल है, उसका नाम है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की बात करें तो देखिए, जब धरातल के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि हो जाती है, जिससे चट्टानें पिघलकर धरातल पर
धरातल पर मैग्मा के रूप में आकर लावा के रूप में जम जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। जब धरातल के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि हो जाती है, जिससे चट्टानें पिघलकर धरातल पर मैग्मा के रूप में आकर जम जाती हैं, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ज्वालामुखी। तो अनजनित बल के दो उदाहरण हैं, एक भूकंप और एक ज्वालामुखी। क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी। अनजनित बल क्या होते हैं वो आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूं। धरातल के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को अनजनित बल कहते हैं, जिसमें पहला है भूकंप। धरातल के आंतरिक भाग में कंपन के कारण होने वाली हलचल को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। फिर ज्वालामुखी, जब धरातल के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि हो जाती है, जिससे चट्टानें पिघलकर धरातल पर मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में जम जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ज्वालामुखी। देखो, ज्वालामुखी से दो शब्द बाहर निकले, एक मैग्मा और एक लावा। यदि पूछे मैग्मा क्या है, मैग्मा क्या है, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गर्म चट्टानी मलबा जब धरातल के आंतरिक भाग में होता है, उसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गर्म चट्टानी मलबा जब धरातल के आंतरिक भाग में होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मैग्मा। और जब धरातल से बाहर आ जाता है तो उसे लावा कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लावा कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा मैग्मा क्या है, ज्वालामुखी क्या है और भूकंप क्या है। अब हम लिखते हैं लावा क्या है। तो लावा की यदि परिभाषा पूछे तो मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है, उसे लावा कहते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, जब मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी अनजनित बल। अब है हम लिखते हैं बही जनित बल। जो बल धरातल के बाहरी भाग पर घटित होते हैं, जो बल धरातल के बाहरी भाग पर घटित होते हैं, उसे बही जनित बल कहा जाता है। वापस सुन लेना, जो बल धरातल के बाहरी भाग पर घटित होते हैं उसे बही जनित बल कहते हैं। जैसे चक्रवात, सुनामी, सूखा, अपक्षय, अपर्दन, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? बही जनित बल के उदाहरण है। तो ये सारे के सारे बल जो होते हैं वो धरातल के ऊपर क्या होते हैं? घटित होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? बही जनित बल। और यदि आपसे पूछ ले चक्रवात क्या है, चक्रवात क्या है, तो तेज गति से चलने वाली वर्ताकार
हवा को क्या कहा जाता है? चक्रवात। शॉर्ट भाषा में देखें तो तेज गति से चलने वाली वर्ताकार हवा को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यह हमेशा निम्न दाब पर बनता है। किस दाब पर बनता है? निम्न दाब पर बनता है। और उच्च दाब की तरफ क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? उच्च दाब की तरफ क्या होती है? गति। क्योंकि उसका सेंटर निम्न दाब का होता है और पवनें उच्च दाब की तरफ बाहर की तरफ निकलती है। एक होता है प्रति चक्रवात जो उच्च दाब पर बनता है और निम्न दाब की तरफ चलता है। ठीक है बच्चों। अब है सुनामी। देखो सुनामी जो शब्द है जापानी भाषा का शब्द है। सु और नामी सबसे बना। सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह पर उठने वाली लहर। क्या होती है? बंदरगाह पर उठने वाली लहर। बंदरगाह पर उठने वाली लहर शॉर्ट भाषा में देखें तो ये होती है। लेकिन सीधी भाषा में देखें जब समुद्र के अंदर तेजी से धाराएं ऊपर नीचे लहरों के रूप में गति करने लगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आपको पता ही है 2004 में जब सुनामी आई तो हमारे इंडोनेशिया के साथ साथ हमारा दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट था वो भी जलमग्न हो गया। सूखा। सूखा का मतलब आप जानते हो वर्षा और आर्द्रता की कमी के कारण जल की कमी या भूमि के अंदर जल की क्या हो जाना? कमी हो जाना या नमी की कम हो जाना क्या कहलाता है? सूखा। अब है अपक्षय। अपक्षय क्या? यदि अपक्षय की परिभाषा पूछे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिंदु। चट्टानों का अपने इसमें अपने इस तरह विस्तारित रूप में लिखते हैं भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण जब चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपक्षय। क्या कहते हैं बच्चों? अपक्षय। भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण जब चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखर जाती हैं, उसी को अपक्षय कहते हैं। और फिर यदि अपरदन पढ़ते हैं तो भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन। भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपरदन। तो ये थे हमें अनजनित बल और बहिर्जनित बल। इन बलों के कारण धरातल के ऊपर क्या बढ़ता है? दबाव और रासायनिक क्रिया के कारण भू विन्यास के ऊपर क्या आ जाता है? परिवर्तन। उसी को क्या कहा जाता है? भू आकृति प्रक्रियाएं। पटल विरूपण। पटल विरूपण का दूसरा नाम अपन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में भी दे सकते हैं या प्लेट संचलन के रूप में भी दे सकते हैं। आपको पता ही है प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत था वो हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस। कब दिया था? प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत हैरी हेस ने 1967 के अंदर या 1960 के अंदर दिया हुआ है। देखो किस किताब में 1967 लिखा हुआ और किसी में 1960 में लिखा हुआ। और एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो 1912 के अंदर अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। और ज्वालामुखीता अंतर्गत भू आकृति प्रक्रियाएं। देखो पटल विरूपण है और ज्वालामुखीता है, ये जो क्रियाएं हैं वो किसके अंदर आती हैं? भू आकृति जो अनजनित जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत आती है। तो याद रखना पटल विरूपण और ज्वालामुखीता किसका उदाहरण है? अनजनित भू आकृति प्रक्रिया का उदाहरण है। अपक्षय, वर्षण, अपरदन, निक्षेपण बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया के उदाहरण है। जैसे अपक्षय है, वर्षण है, अपरदन है, निक्षेपण है, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों?
वही जनित भू आकृतिक प्रक्रिया के क्या है, उदाहरण है। अब एक शब्द आया वत्सरण। तो वत्सरण क्या होता है वो भी आपको देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है आपको मालूम होनी चाहिए। वत्सरण क्या है, तो वत्सरण किसी क्षेत्र में ढाल के अनुसार या ढाल प्रवणता के अनुसार पदार्थों का तेजी से नीचे की तरफ गमन करना क्या कहलाता है, वत्सरण। किसी क्षेत्र में ढाल के अनुसार पदार्थों का तेजी से नीचे की तरफ क्या करना, गमन करना, वत्सरण के अंदर आता है। फिर अपन लेते हैं निक्षेपण। निक्षेपण क्या है, यदि पूछ ले तो निक्षेपण की सीधी सी परिभाषा बच्चों, कोई डिफिकल्ट परिभाषा भी नहीं है। तो निक्षेपण की परिभाषा लिखते हैं, नदियां तथा पवनों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव को निक्षेपण कहते हैं। नदियों तथा पवनों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो वत्सरण, निक्षेपण, अपरदन और अपक्ष है, ये सब के सब वही जनित बल के क्या है, उदाहरण है। प्रकृति के किसी भी वही जनित बल जैसे हिम है, जल है, वायु है इत्यादि, जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, जो भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। आपसे सवाल पूछ ले बच्चों, भू आकृतिक कारक किसे कहते हैं या भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो याद रखना, प्रकृति के किसी भी वहीजनित बल जैसे हिम है, जल है, वायु है, जो किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भू आकृति कारक। तो याद रखना, भू आकृति कारक की परिभाषा किसी भी क्षेत्र, प्रकृति के किसी भी वहीजनित बल जैसे हिम है, जल है, वायु है, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण एवं परिवहन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उसी को भू आकृति कारक कहा जाता है। और यदि भू आकृति कारक कौन से हैं, उदाहरण देने हिम, जल और वायु, ये भू आकृति क्या है, कारक है। अगला बिंदु, जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। जब प्रकृति के अंदर ढाल प्रवणता के कारण पदार्थ क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं और ऊपर के पदार्थ को नीचे की तरफ लाकर क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, उसी को हम ढाल प्रवणता कहते हैं, वत्सरण के रूप में भी हम देखते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर वहीजनित को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा। और यदि भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतिक कारक इन दोनों को यदि अलग अलग नहीं करेंगे तो वहीजनित बल के अनुसार उसे एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। और क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। देखो भू आकृतिक प्रक्रिया के जो है और भू आकृतिक प्रक्रिया के जो तत्व है दोनों लगभग क्या है, सेम है, इसलिए इनको अलग अलग नहीं रखा जाए। और यदि उनको एक समझा जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, उसको अलग रखना या ना रखना कोई जरूरी बात नहीं है। नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, एक प्रक्रिया एक बल होता है। देखो चाहे अनजनित बल हो चाहे वहीजनित बल हो, के अंदर जो भी प्रक्रिया है वो एक तरह का क्या होता है, बल होता है। क्या होता है, बल, जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। वो जो धरातल के पदार्थों के साथ जब भी क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, प्रभावी या ताकतवर हो जाता है। प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धारा इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा है। देखो प्रवाहयुक्त जो जल होता है, भूमिगत जल होता है, हिमानी होती है,
हवा होती है और लहरें होती हैं, धाराएं होती हैं, वो सब को सब किसका उदाहरण माने गए? भू आकृति कारक के उदाहरण माने गए हैं। भूमिगत जल, भूमिगत जल क्या होता है? तो यदि पूछा जाए भूमिगत जल, तो याद रखना धरातल के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? भूमिगत जल। वापस सुन लेना बच्चों, धरातल के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? भूमिगत जल, जो कुओं, नलकूपों, बावड़ी के रूप में हम पीने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और लहरें और धाराएं, ये सब इसी का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल के सारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव भी डालता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सभी पदार्थों को क्या करता है? गतिशीलता प्रदान करता है, उसे एक दिशा में चलने के लिए अग्रसर करता है, साथ में धरातल पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों के ऊपर क्या डालता है? दबाव डालता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज है वो सर आइजक न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी पदार्थ को धरातल की तरफ खींचे रखता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल है और किसी पदार्थ को धरातल की तरफ क्या रखता है? खींचे रखता है। जैसे बच्चों हम हैं तो धरातल के ऊपर स्थित होने के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। आज हम सब जो क्रियाएं कर रहे हैं और फिर भी हम धरातल से सनिक या चिपके हुए रहते हैं, तो उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों द्वारा, ज्वार भाटा द्वारा धाराओं को क्रियाशील बनाता, और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल है वो लहरों और ज्वार भाटा धाराओं को क्रियाशील बनाता। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों के अंदर क्या उड़ती हैं? लहरें उड़ती हैं, जिसे हम सुनामी के नाम से भी जानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा याद रखो। अब ज्वार भाटा की यदि परिभाषा पूछे तो सीधे ऐसा लिखना है, समुद्र तल के औसत, समुद्र तल की औसत ऊंचाई से जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ज्वार। समुद्र तल की औसत ऊंचाई से जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और यदि भाटा पूछा जाए तो वापस समुद्र तल की औसत ऊंचाई से जल का नीचे बैठना क्या कहलाता है? भाटा। यदि समुद्र तल से ऊपर जल उड़ जाता है तो ज्वार कहलाता है, और समुद्र तल से नीचे बैठ जाता है बच्चों तो क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटा। और यदि ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा एक दिन में 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार। तो इसका जो समय होता है वो होता है 24 घंटे 52 मिनट होता है। 24 घंटे 52 मिनट होता है। और एक इंग्लैंड के अंदर एक स्थान है साउथ हैम्पटन नामक स्थान है, वहां पर एक दिन के अंदर
4 बार ज्वार भाटा आता है। एक दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है? 4 बार आता है। और फिर बाद में आपको पता ही है, एक ज्वार भाटा में समय लगता है 12 घंटा 26 मिनट। कितना लगता है? एक ज्वार भाटा में कितना लगता है? 12 घंटा 26 मिनट। और एक ज्वार में 6 घंटे 13 मिनट लगते हैं। एक ज्वार में कितना मिनट लगते हैं? 6 घंटे 13 मिनट। और एक भाटा में 6 घंटे 13 मिनट लगते हैं। 6 घंटे 13 मिनट लगते हैं। हमेशा ज्वार दो प्रकार के होते हैं। एक होता कुछ ज्वार जो हमेशा अमावस्या वो पूर्णिमा को आते हैं। कब आता है बच्चों? अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। और दूसरा होता है निम्न ज्वार जो हमेशा अष्टमी को आता है, जो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, वो अष्टमी को लगभग ये निम्न ज्वार आते हैं। देखो, उच्च ज्वार आने का कारण है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक सीध में होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं बच्चों? एक सीध में होते हैं। अब उच्च ज्वार आते हैं और तीनों के तीनों अमावस्या और पूर्णिमा को एक सीध में आते हैं। और निम्न ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों किस पर आ जाते हैं? समकोण पर होते हैं। कौन से पर होते हैं? समकोण पर होते हैं। उस समय निम्न ज्वार आता है। और जब ये तीनों समकोण पर होते हैं उस समय अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। और जब तीनों सीध में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य करता है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर भू आकृति जो प्रक्रिया है उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में आपने विस्तार के साथ अध्ययन किया है। जो हम नेक्स्ट वीडियो होंगे उसके अंदर वही जनित बल और अनजनित जो बल है जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने अभी पढ़ा भी है, उनका हम विस्तार के साथ जो अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।